फ्रेंड्स गुड इवनिंग। हम लोग जैसे कि एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे तो उसमें हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे थे। आज हम मौर्य डायनेस्टी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मौर्य डायनेस्टी इंडिया के सबसे महान और विशाल साम्राज्य में से एक था। तो हमने इसकी शुरुआत उनके कारण और कई सारी चीजें पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली था कौन, या चंद्रगुप्त मौर्य को महानतम शासकों में क्यों गिना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, वो मौर्य साम्राज्य पे शासन वो मगध साम्राज्य पे शासन कर रहा था। मगध साम्राज्य पे शासन कर घनानंद जो था बहुत ही मतलब सन की किस्म का प्राणी था और शासक था। वो तो उसके द्वारा उसका जो मंत्री था चाणक्य, चाणक्य को अपमानित किया गया। तो चाणक्य ने तभी कसम खाई कि मैं यहाँ तभी लौटूँगा जब एक नए मगध का शासक लेकर लौटूँगा। जब चाणक्य जा रहे थे तो उन्होंने वो तक्षशिला में अध्यापक थे और चाणक्य जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिला जो राजकीलकम नामक खेल खेल रहा था। उस बच्चे से ये इतने प्रभावित हुए कि उस बच्चे को उन्होंने खरीद लिया कुछ मुद्राओं में और फिर उसके बाद उसको तक्षशिला लेकर गए पढ़ाने के लिए और उसको कई विद्याओं में निपुण किया, जिसमें युद्ध विद्या, कौशल विद्या, धर्म की विद्या तथा राजनीति आदि में निपुण किया। और उसके बाद फिर इन्होंने आक्रमण किया मगध साम्राज्य पर और एक महान वंश की स्थापना की, जो कि मौर्य वंश था। तो इसके जो पहले शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ ये क्लियर नहीं है कि शूद्र थे, क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे। तो कुछ जो पुस्तकें हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी और ढूंढीराज जो कि मुद्रा राक्षस के टीकाकार थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। जबकि जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। और इनका अलग अलग जैसे नाम है, अलग अलग ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम है। जैसे सेंड्रोकोट्स जो स्ट्रैबो और एरियन थे और जस्टिन, इनके अनुसार ये सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया। सेंड्रोकोप्टस निरयाकस के अकॉर्डिंग थे और एंड्रोकोट्स एपियान प्लूटार्क के अकॉर्डिंग इनका नाम एंड्रोकोट्स था। तो इन तीनों को ही बाद में ये डिस्कवर किया गया कि ये तीनों ही नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे। तो सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस एक जो कि सेल्यूकस निकेटर जो आया हुआ था भारत पर, सिकंदर का जो ये राजदूत था, सिकंदर जब अपना जीत के चला गया था, तो इसको अपने कुछ क्षेत्र देकर गया था। तो इसी ने आगे पहले इन्होंने उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण किया, उसे जीता, उसके बाद मगध पर आक्रमण किया। तो 305 और 40 से 40 ईसा पूर्व के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें से सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। पराजित करने के कारण या तो वो इन्हें मार देते या कैदी बना लेते। तो इसका इन्होंने ऑप्शन सोचा, जैसे कि कई राजा करते थे कि संधि कर लें। संधि के लिए मतलब कुछ अ, लेन-देन होता था। तो इसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी। साथ ही साथ इनको 4 राज्य एरिया, अराकोरिया, जेड्रोशिया और पेपिनिसिदिया दिया। जिसमें एरिया मतलब हेरात, अराकोशिया मतलब कांधार का राज्य, जेड्रोशिया मकरान तथा पेप्सिनिदिया काबुल। मतलब ये नॉर्थ वेस्ट का जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इन्होंने इनको दे दिया कि आप इस पर शासन करिए और साथ ही साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब इस तरह से क्योंकि हम ये देखते हैं कि उसके पहले मगध साम्राज्य जो था, वो पूरे नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ था, साथ ही साथ पश्चिम ये जो पूरा रेड कलर आप देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य ही था। तो इस तरह से ये जो वाला जो कांधार और मकरान वाला क्षेत्र है, ये भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया तथा एक मगध, एक अखंड भारत की एक शुरुआत थी। आगे ये देखते हैं इस तरह से संपूर्ण भारत पर मगध राजा या फिर मौर्य वंश का शासन हो गया। ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तथा पश्चिम में हिंदुकुश यानी मकरान कंधार वाला क्षेत्र जो है और वहाँ से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद आगे जाकर जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही सुलझावा शासक था, बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने आगे अपने पुत्र सिंहसेन को अपना राज्य सौंप दिया और साथ ही चंद्रगुप्त पर्वत जो कि कर्नाटक में वहाँ चला गया जहाँ जाकर इन्हें संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति क्या होती है? संलेखना पद्धति जैन धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि भूखे रहकर ईश्वर की उपासना की जाती है, जैसे जैसे अपनी काया को क्लेश देकर अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो सिंहसेन था यानी कि बिंदुसार, बिंदुसार का शासन आया जो 298 ईस्वी ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। और इसके भी अलग-अलग नाम है, जैसे दिव्यावदान के अनुसार आजीवक और पिंगलवत से इसके संबंध थे और इसका एक नाम धर्मविष्णु है, साथ ही साथ सिंहसेन अभी हमने देखा ही कि इनके पुत्र का नाम था, जो कि बिंदुसार के रूप में वर्णित है। और इनका एक अन्य नाम अमित्रघात या अमित्रचेट्स मतलब जो अमित्र मतलब दुश्मन, को जो मारने वाला होता है। साथ ही जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इसी के समय तक्षशिला में अमात्य विद्रोह हुआ, यानी मंत्रियों ने विद्रोह कर दिया, तो उसको दबाने में इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, जो उस समय मालवा या उज्जैन का प्रशासक था। और इसके समय में जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किसके समय में कौन-कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो इनके समय में यानी बिंदुसार के समय में डायोनुसियस आए थे और जो कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के मतलब दरबारी थे। सीरिया के एंटियोकस प्रथम के डायमेकस भी इनके साम्राज्य में आए थे और जिससे इन्होंने 3 चीज़ों की माँग की थी कि अंगूरी मदिरा, अंजीर तथा दार्शनिक, जिसमें से अंगूरी मदिरा तथा अंजीर तो उन्होंने दे दी थी, जबकि दार्शनिक वो उन्होंने नहीं दिया था। अब इसके बाद कौन से हुए? अशोक। 273 से 232 ईसा पूर्व में हुए थे। 261 में अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध किया था और इनको अनेक अभिलेखों में प्रियदर्शी तथा देवानप्रिय की संज्ञा दी गई है। और इनकी माता का भी 3 नाम वर्णित है। धम्मा, पासदिका, सुभद्रा, सुभद्रांगी। अवदानमाला जो ग्रंथ है उसके अनुसार सुभद्रांगी, पासदिका मतलब दिव्यावदान जो पासदिका नाम है वो दिव्यावदान से लिया गया है, जबकि महाबोधिवंश के अनुसार इनकी माता का नाम धम्मा था। इनकी कई पत्नियों के नाम के वर्णन जैसे असंघमित्रा, महादेवी, पद्मावती, शिता और कारवाकी। कारवाकी वही हैं जिनका वर्णन कौशाम्बी अभिलेख जो प्रयाग में स्थित है है तथा एकमात्र पुत्र तीवर का वर्णन है। और
इसीलिए उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इनकी पुत्रियाँ संघमित्रा तथा चारुमती थी और पुत्र कुणाल, महेंद्र तथा तीवर थे। और राजतरंगिणी के अनुसार इनका एक और पुत्र जालौक का भी वर्णन मिलता है। जिसमें से महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो 273 ईसा पूर्व में, मतलब एक बार हुआ था, इन्होंने अपने आप को राजा माना था, फिर दो इन्होंने अपने कई भाइयों से युद्ध करके जीता था और 273 ईसा पूर्व में पूर्णतः सिंहासन पर बैठे और पुनः राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, कि कलिंग कलिंग की विजय की थी। अन्य विजय में इनके खस, नेपाल तथा राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ये धर्म इनका देखें कि ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो पहले तो ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर और जबकि शैव धर्म के अनुयायी इनको राजतरंगिणी के अनुसार माना गया है। लेकिन अपने ये भाई को देखते हैं, चचेरे भाई को देखते हैं कि वो मतलब भिक्षु है और वो बहुत खुश है, तो उससे प्रभावित होकर जो कि इनके भाई तो थे कि सुमन निग्रोध से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ठीक है? किंतु मुगल प्रतुतिस के अनुसार इन्होंने उपगुप्त से दीक्षा ली थी, तो इन सब में एक क्लियरिटी नहीं है, फिर भी ये मतलब बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ये इन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 10वें वर्ष अपने शासन के गया गए थे, 12वें वर्ष निगल सागर गए थे तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे और दूसरे तथा 7वें वर्ष इन्होंने धर्म का प्रचार किया था। धर्म की प्रकृति, इनका धर्म कैसा था? धर्म, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे, इसीलिए इन्होंने अपने अनेक अभिलेखों में अहिंसा को प्रमोट किया है। साथ ही साथ ये मांसाहार को समाप्त करना चाहते थे ताकि अहिंसा प्रमोट किया जा सके और बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएँ या फिर जो सार है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, वो ये पालन करते थे। साथ ही साथ सबको ये बताते थे कि इनका मतलब कोर ये था इनके शासन का कि युद्ध के बजाय धर्म का प्रचार-प्रसार करके और मंगलाचरण करके, सबके साथ भलाई का काम करके अपनी कीर्ति ज़्यादा विस्तारित की जा सकती है। प्रशासन अगर देखा जाए तो इनका प्रशासन जो था, प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की जो परिषद होती थी उसको मंत्री परिषद कहा जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, जो इनके चाणक्य थे, उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत फेमस पुस्तक है। और अर्थशास्त्र के अनुसार ही जो मंत्रिणा थे, उन मंत्रिणा में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा संधिदाता। मंत्रिणा में ही युवराज का भी, मंत्रिणा के अंदर ये युवराज भी आते हैं। प्रधानमंत्री अगर देखें तो बिंदुसार के समय विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री थे, जबकि अशोक के समय राधागुप्त मंत्री थे। बिंदुसार के समय पहले विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री थे, उसके बाद खल्लाटक हुए थे। अब इनके ये देखते हैं कि विभिन्न भागों या विभिन्न जो विभाग थे, उसके मेन को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएँगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा।